नया IBN 7 हौसला है। स्वागत है आपका, मैं हूं प्रशांत जो है। शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन सुपर 50। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 3 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। 14 मई की सुबह चीन पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री वहां अगले 2 दिन तक रहेंगे। अपनी यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री जियान, दूसरे दिन बीजिंग और तीसरे दिन शंघाई शहर में होने वाले कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत भी होगी। चीन के बाद प्रधानमंत्री का कार्यक्रम मंगोलिया और फिर कोरिया जाने का भी है। चीन जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन मीडिया से बात की है। प्रधानमंत्री के मुताबिक इस बातचीत में उन्होंने भारत चीन संबंधों को नए आयाम पर पहुंचाने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने चीनी मीडिया से कहा है कि दोनों ही देशों को अपनी अपनी ताकतों को एकजुट करके गरीबी हटाने के लिए काम करना चाहिए। 21वीं सदी एशिया की है और ऐसे में ये एशिया के देशों की जिम्मेदारी है कि दुनिया को जंग से आजादी दिलाएं। प्रधानमंत्री ने चीन दौरे से पहले बीजेपी ने कहा है कि चीन के साथ सीमा विवाद पर सकारात्मक पहल हुई है। बीजेपी नेता राम माधव ने कहा है कि बातचीत एक सतत प्रक्रिया है और दोनों ही देशों ने इस मुद्दे पर बातचीत की पहल की है। बीजेपी ने इस बात पर भी जोर दिया है कि पाकिस्तान के साथ चीन के रिश्ते दोनों देशों का आपसी मामला है और उसका भारत की विदेश नीति पर असर नहीं पड़ेगा। हालांकि बीजेपी ने पीओके में चीन की मदद से हो रहे विकास पर चिंता भी जाहिर की है। सोशल मीडिया की मदद से चेन्नई में रहने वाली चीनी मूल की एक बुजुर्ग महिला जेनिफर ने चीन में रह रहे 81 साल की अपनी बहन को खोज निकाला है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जेनिफर के परिवार से उसकी बहन की जिंदा बच पाई थी। जेनिफर पिछले 40 साल से चेन्नई में रह रही है और पिछले 3 दिन से चीन में। जेनिफर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से पहले चीन में अपनी बहन को खोजने में मदद करने की गुहार लगाई थी। जेनिफर की अपनी बहन से व्यक्तिगत मुलाकात होनी अभी बाकी है। नेपाल में मंगलवार को आए भूकंप में 65 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 1200 से ज्यादा इसमें जख्मी हुए हैं। लगातार आ रहे झटकों की दहशत मंगलवार रात को भी लोगों में देखने को मिली, जो उन्होंने सारी रात घरों के बाहर बिताई। इस बीच भूकंप प्रभावित इलाकों में एक बार फिर से तेजी से राहत का काम शुरू हो गया है। काठमांडू में मलबे में फंसे 3 लोगों को बाहर निकाल लिया गया, जबकि डुल्खा जिले में 9 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। भूकंप के बाद काठमांडू में 2 इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। नेपाल में लगातार आ रहे भूकंप के झटकों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाकर हालात का जायजा लिया। मीटिंग में शामिल बड़े अधिकारियों और सभी एजेंसियों को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए गए। नेपाल में एक बार फिर आए भूकंप ने नेपाली संसद की तस्वीरें लाकर रख दिए और ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि भूकंप के झटके कितनी तेजी से आए थे। नेपाल की संसद में संबोधन उस वक्त चल रहा था, सब कुछ शांत था और तभी अचानक संसद हिलने लगी। अचानक आए झटके से संबोधन कर रहे संसद भी घबरा गए। नेपाल संसद में अफरा तफरी मच गई, लोग जान बचाकर बाहर भागने लगे। इसी के साथ अचानक लाइट भी चली गई। नेपाल में दोबारा आए भूकंप के बाद राहत कार्य में जुटा अमेरिकी वायुसेना का हेलीकॉप्टर लापता हो गया है। जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर में 8 लोग सवार थे। अधिकारियों के मुताबिक हेलीकॉप्टर नेपाल के पूर्वी दिशा की ओर मंगलवार रात करीब 10 बजे के बाद गायब हुआ। भूकंप का केंद्र भले ही नेपाल रहा हो, लेकिन उसका तेज असर दिल्ली एनसीआर में भी देखने को मिला। आनन फानन में लोग सड़कों पर निकल आए। लोगों की आंखों में हिलती धरती का खौफ साफ देखा जा सकता था। बिहार में भी भूकंप के बाद दहशत में आए लोग सारी रात घरों से बाहर ही थे और उसके बाद भूकंप का खौफ इस कदर छाया रहा कि इन लोगों ने सारी रात जागकर बिताई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद उन जगहों का जायजा लिया जहां लोग खुले में सारी रात जागते रहे। मुख्यमंत्री भूकंप से प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं। मरने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि अगले 2 महीने तक भूकंप के छोटे बड़े झटके लगातार आते रहेंगे। वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि इस तरह के झटके दिल्ली, यूपी, पंजाब, बिहार और उत्तराखंड के राज्यों में आते रहेंगे। बजट सत्र के दूसरे चरण का आज आखिरी दिन है। इससे पहले सरकार ने जमीन अधिग्रहण बिल और जीएसटी को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया है। राज्यसभा और लोकसभा के 30 सांसदों की एक कमेटी मानसून सत्र के पहले दिन अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।
लोकसभा में भूमि अधिग्रहण बिल पर बोलते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। लैंड बिल के विरोध में बोलते हुए राहुल गांधी ने सरकार को सूट बूट पहनकर आने वाला चोर तक कह डाला। लोकसभा में राहुल गांधी के हमले का जवाब देने के लिए उठे बीजेपी सांसद दिलीप सिंह भूरिया ने जमकर पलटवार किया। भूरिया ने राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि वो कुल्हाड़ी की बात करते हैं, लेकिन कभी उन्होंने कुल्हाड़ी देखी भी है। उन्होंने राहुल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि किसानों की बात करने वाले राहुल सिर्फ जाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मंगलवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंची। अपने अमेठी दौरे में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को सीधे निशाने पर लिया। स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि राहुल फूड पार्क के मुद्दे पर कॉर्पोरेट के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल की जितनी कम बात की जाए उतना अच्छा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में फूड पार्क के मुद्दे को लेकर सियासत अब और ज्यादा गर्मा गई है। इस मुद्दे को लेकर मंगलवार को संसद में जोरदार हंगामा हुआ है। काले धन की जांच कर रही एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि नोएडा अथॉरिटी के निलंबित इंजीनियर यादव सिंह के मामले को भी सीबीआई को सौंप दिया जाए। यादव सिंह के पास से 10 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए थे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 4 नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं। बीजेपी नेता तथागत राय को त्रिपुरा का, द्रौपदी मुर्मू को झारखंड का और वीवी षणमुगनाथन को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि असम के पूर्व मुख्य सचिव जेपी रखुआ को अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। झारखंड सरकार के राज्यों में मंत्री और विधायकों की तनख्वाह में बढ़ोतरी का फैसला किया गया है। राज्य सरकार ने नए फैसले के मुताबिक अब मुख्यमंत्री को 24,60,000 रुपए तनख्वाह के रूप में मिलेंगे। मुंबई वालों के लिए एक बार फिर किराए में बढ़ोतरी की मार पड़ने वाली है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ऑटो और टैक्सियों में किराए में 1 रुपए की बढ़ोतरी को हरी झंडी दे दी है। फरीदाबाद में सूरजकुंड पाली रूट पर एक चलती कार में अचानक आग लगने से एक शख्स की मौत हो गई है। आग इतनी जबरदस्त थी कि ड्राइवर को निकलने तक का मौका नहीं मिला और कार चला रहे शख्स की उसी हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। 2 दिन की हड़ताल के बाद आज से दिल्ली की सड़कों पर डीटीसी की बसें सामान्य तरीके से चलने लगी हैं। मंगलवार को हड़ताल खत्म करने के ऐलान के बावजूद 4,700 में से करीब 1,900 बसें ही सड़कों पर उतरी। प्रसिद्ध बांग्ला लेखिका सुचित्रा भट्टाचार्य का मंगलवार रात को निधन हो गया। उनका निधन उनके कोलकाता निवास पर ही हुआ। 1960 में बिहार के भागलपुर में जन्मी सुचित्रा ने कई उपन्यास और छोटी कहानियों की रचना की। इसके लिए उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से भी नवाजा गया। उनकी रचनाओं पर टॉलीवुड में कई फिल्में भी बनाई गई। मुंबई के कांदिवली इलाके में 2 युवकों ने मिलकर एक लड़के की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक आरोपियों की बहन को इलाके का ही एक लड़का छेड़ा करता था और जिस लड़की की हत्या हुई वो छेड़खानी में उसकी मदद करता था। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 12वीं क्लास की एक छात्रा पर एक लड़के ने तेजधार हथियार से हमला कर दिया है। पीड़ित लड़की अपनी बहन के साथ ऑटो से कहीं जा रही थी। आरोपी लड़का भी दोनों के साथ ही था। दिल्ली के बदरपुर इलाके में दिल्ली पुलिस ने एक सब इंस्पेक्टर ने 3 महिलाओं को अपनी गाड़ी से कुचल दिया, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 ने अस्पताल जाते समय दम तोड़ दिया। दिल्ली की सड़क पर महिला को ईंट मारने को लेकर मीडिया में आई खबरों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और इस मामले में आज सुनवाई हो सकती है। जालौन में जिला कलेक्टर ने रात्रि चौपाल करने की अनोखी पहल की है। इस दौरान कलेक्टर गांव के लोगों को समझाते हैं कि बच्चों को स्कूल भेजना, बेटियों को पढ़ाना कितना जरूरी है। पढ़ाई छोड़ चुकी बच्चियों को वो पढ़ाते भी हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आदेश के बावजूद जयपुर के जालना और जगतपुरा आरटीओ कार्यालय में दलालों का दबदबा बरकरार है। एजेंट खुलेआम दफ्तर के भीतर जाकर काम करवा रहे हैं, जबकि सरकारी आदेश के मुताबिक 50 मीटर के दायरे में एजेंट नहीं होने चाहिए। बहरोड़ में बैंक के भीतर से एक शख्स ने 3 लाख रुपए की चोरी हो गई और इससे हड़कंप मच गया। एक निजी कंपनी में काम करने वाला कैशियर पैसे लेकर के पीएनबी बैंक में जमा करने के लिए गया, लेकिन तभी अचानक लाइट चली गई और अंधेरे में किसी ने उनके 3 लाख रुपए चुरा लिए। बीएचपी नेता साध्वी प्राची ने एक बार फिर शर्मनाक बयान दिया है। महोबा में बीते दिनों 2 समुदायों की झड़प के बाद शहर में पहुंची साध्वी ने सीओ सिटी को चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तुम्हारी बेटी उठा ली जाएगी तब तुम्हें पता चलेगा। लखीमपुर खीरी जिले में 8 साल के एक बच्चे की पीठ में 10 फीट लंबा सरिया घुस गया। यह हादसा सरकारी शौचालय की छत ढहने की वजह से हुआ है। दर्द से छटपटा रहे बच्चे को लेकर उसके पिता जिला अस्पताल पहुंचे।
मैनपुरी में 4 बच्चों की पानी में डूबकर मौत हो गई है। 3 बच्चे एक ही परिवार के थे और एक दूसरे को बचाने के लिए उसमें कूद पड़ा था। बताया जा रहा है कि बच्चे पशुओं को चराने के लिए नदी के किनारे गए हुए थे, तभी एक बच्चा नदी में डूबने लगा और उसे बचाने के लिए बाकी बच्चे भी नदी में गए और जिससे उनकी मौत हो गई। फिरोजाबाद की रामगढ़ थाना पुलिस ने नकली नोटों का कारोबार करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 1,34,000 रुपए नकली करेंसी भी बरामद की है। पुलिस का दावा है कि नकली करेंसी बांग्लादेश और पाकिस्तान के जरिए आती थी। गोरखपुर में मंचलों ने सारे राह ऑफिस जाते वक्त एक युवती की जबरन पिटाई की है और बैठा करके उसका अपहरण करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, विरोध करने पर मंचलों ने युवती के साथ मारपीट भी की। युवती ने शोर मचाने पर मंचले उसे छोड़कर रास्ते में फरार हो गए। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में एक नाबालिग लड़की से रेप किया गया। बलात्कार के बाद नाबालिग के घर के पीछे उसे कुएं में कूदकर उसने आत्महत्या की कोशिश की। रिश्तेदारों ने पीड़ित को तो बचा लिया, लेकिन उसे गंभीर चोट पहुंची है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उज्जैन में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और धरना देने के साथ ही साइकिल और बैलगाड़ी रैली भी निकाली। इस दौरान कांग्रेसियों ने प्रदेश की बीजेपी सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। लातेहार थाना क्षेत्र के गोवा गांव में अज्ञात बंदूकधारियों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। ग्रामीणों की सूचना के बाद परिजनों ने शव को देखा और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मृतक की पहचान अनंत ठाकुर के तौर पर हुई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तहकीकात में जुट गई है। लगातार 4 मैच हारने के बाद आखिरकार मंगलवार को आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। पहले दिल्ली ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए सुपर किंग्स को 119 रनों पर ही रोक दिया और फिर दिल्ली ने 120 रनों का टारगेट 16 ओवर और 4 गेंदों में 4 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया। आज आईपीएल के 50वें मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टक्कर होने वाली है। यह मुकाबला पंजाब के मोहाली स्टेडियम में खेला जाएगा। पिछले बार उपविजेता रही पंजाब की टीम इस टूर्नामेंट में अब तक कुछ खास साबित नहीं कर पाई है। ये टीम इस बार अब तक 12 में से सिर्फ 2 मैच ही जीत पाई। कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान 14 मई को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाला आईपीएल का मैच देख नहीं पाएंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स और घरेलू टीम मुंबई इंडियंस के बीच अहम मुकाबला इस दिन होने वाला है। शाहरुख खान को मैच देखने की इजाजत स्टेडियम प्रबंधन ने नहीं दी है। फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष पहलाज निलानी एक बार फिर से विवादों के घेरे में। सेंसर बोर्ड की सदस्य नंदिनी सरदेसाई ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को खत लिख करके पहलाज पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। नंदिनी के मुताबिक पहलाज निलानी ने दूसरे सदस्यों को विश्वास में लिए बगैर ही मनमाने तरीके से फिल्म बॉम्बे वेलवेट को यूए सर्टिफिकेट दिलवा दिया है। बॉलीवुड के मशहूर वन डायरेक्शन बैंड के सिंगर जैन मलिक बॉलीवुड में जल्द ही एंट्री ले सकते हैं। खबरों के मुताबिक जैन ने हाल ही में एक म्यूजिक डील साइन की है, जहां वो बेबी डॉल की मशहूर सिंगर कनिका कपूर के साथ गाना गाते नजर आएंगे और वो फराह खान की आने वाली फिल्म में भी नजर आ सकते हैं। कान फिल्म फेस्टिवल में पहली बार शिरकत करने वाली कटरीना रेड कार्पेट पर चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कटरीना के साथ ही सोनम कपूर और ऐश्वर्या राय बच्चन भी कान में अपना जलवा दिखाएंगी। आज से शुरू हो रहे कान फिल्म फेस्टिवल में चौथी कूट और मसान जैसी भारतीय फिल्में दिखाई जाएंगी।